नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जय घोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ। और दोस्तों, आइए चलते हैं कार्यक्रम काव्यधारा में एक और काव्यमय रूप लिए। काव्य का स्वरूप अपने में समेटे एक शख्सियत, एक युवा कवि हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं। अमित चौहान नाम है इनका। तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो जय घोष के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, आज अमित चौहान जी से आपको रूबरू करवा रहा हूं। इनके साथ हम लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, कुछ बातें करेंगे, कुछ इनकी रचनाएं सुनेंगे। इनके बारे में बता दूं, आप लखनऊ की धरती से है, लखनऊ की धरती से ही इनका संबंध है, यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे रहने वाले मूलतः पीलीभीत के हैं और इन्होंने अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं से अपनी पहचान बनाई है। तो अमित जी, आप इतने युवा हैं, ये जो आपके जीवन में कविता आई, ये कहाँ से और कैसे आई, कैसे आपने शुरुआत किया, और उसमें भी हास्य व्यंग? जी, हास्य व्यंग अक्सर जो है कविता का लेखन जो है हमारा शुरुआत जो हुई है वो श्रृंगार से किया। आहा, जो युवा मन में होता है। जी, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी कवि जब लिखना शुरू करता है तो सर्वप्रथम श्रृंगार से ही शुरुआत करता है। बिल्कुल। बाद में वो चाहे ओज में चला जाए या हास्य में चला जाए। तो जब श्रृंगार पढ़ना शुरू किया तो एक हमारे गुरुदेव हैं कमलेश मौर्य मृदु जी, तब उन्होंने देखा कि जब हम श्रृंगार पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हास्य का पुट रहता है। वाह। तो उन्होंने कहा, ऐसा करिए अमित, तुम हास्य न लिख करके, वो श्रृंगार न लिख करके तुम हास्य लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तब से ही वो हास्य की शुरुआत हो गई और हास्य के मुक्तक, छंद और कविताएं हास्य में ही लिखने लगे। वैसे कविता की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई? कैसे आपके मन में आया कि कविताओं की तरफ बढ़ा जाए? वैसे कविताओं का कोई, जैसे लोग कह देते हैं कि हमारा कक्षा 5 से लिखना था या हमारे बचपन से ही कविता थी, ऐसा हमारा कुछ नहीं था। हमारा जो था कि कभी यूट्यूब पे सुन लेना, कभी किताबों में तो अक्सर ही पढ़ते, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो 2019 में एक कवि सम्मेलन हमने सुना, तो फिर ऐसे ही प्लान बना कि कुछ लिखा जाए। अच्छा। तो पहले श्रृंगार ही लिखा। हाँ। तो श्रृंगार जब लिखा तो एक मित्र हैं, उन्होंने कहा ऐसा है गोष्ठी में चलिए। हाँ। तो गोष्ठी में आमंत्रण दिया। तो पहले तो हम थोड़ा डरे, जैसा कि हर युवा के मन में थोड़ा डर रहता है। तो पहले तो थोड़ा डरे, फिर गए और ऐसे फिर तमाम गोष्ठियों में जाने लगे और फिर बड़े रचनाकारों का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे लिखना प्रारंभ कर दिया। पहचान बनती गई और आप मंचों पर चलने लग गए। जी। क्या बात है। तो मित्रों, इस तरह से इनकी शुरुआत हुई। तो हम चाहते हैं, इनकी शुरुआत तो हो गई है, इनकी जो इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत हमने जानी, लेकिन कुछ कविताओं की भी शुरुआत यहाँ से हो, ऐसा हम चाहेंगे। और हम कहेंगे कि अमित जी कुछ अपनी रचनाओं से भी परिचय कराइए, कुछ अपनी कोई रचना सुनाइए यहाँ पर। जी, हास्य की ही रचना से शुरुआत करते हैं। स्वागत है, स्वागत। हास्य का एक मुक्तक सुनिएगा कि किस्सा पुराना रिपीट हो गया, किस्सा पुराना रिपीट हो गया, दिल मेरा भी देखो हिट हो गया। वाह। किस्सा पुराना रिपीट हो गया, दिल मेरा भी देखो हिट हो गया, अब करना तो चाहता हूँ बात उससे, पर धोखे में नंबर डिलीट हो गया। क्या बात है। तो मित्रों, अपने साथ ऐसा मत करिएगा। क्या बात है, वाह, धोखे में नंबर डिलीट हो गया। जी, और एक छोटी सी और रचना है। जरूर। कि कोई तो सोने की अंगूठी चाहती है, कोई तो सोने की अंगूठी चाहती है, तो कोई बाइक या स्कूटी चाहती है, और कितनी भोली है मेरी अपनी वाली, कितनी भोली है मेरी अपनी वाली, वो सिर्फ 10 रुपए की फ्रूटी चाहती है। वाह वाह, वो सिर्फ 10 रुपए की फ्रूटी चाहती है। और हम भी हैं उससे 2 हाथ आगे, हम भी हैं उससे 2 हाथ आगे, एक साथ मरेंगे और जिएंगे, एक फ्रूटी खरीदेंगे और नलकी डालकर दोनों पिएंगे। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा अमित जी, आपने बड़ा अच्छा सुनाया। तो ये जो आपने पहले जो मुक्तक सुनाया था जी, वो घटना आपके जीवन में कुछ हुई है या कैसे, इसका सूत्रपात कैसे हो? नहीं, दरअसल नंबर डिलीट तो नहीं हो गया था जी, आपके जीवन ये में? हकीकत है, लेकिन ये हमारे जीवन की नहीं है। हाँ। एक हमारे मित्र हैं, गोला के पास के गांव के हैं, कृष्ण गोपाल शुक्ला। तो अच्छा, नाम भी बता दिया जी 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 जी, हालांकि वो शर्माते नहीं है, वो बता देते हैं कि हमारा नाम बता दिया करो। अच्छा। तो उनकी घटना थी, उनका नंबर डिलीट हुआ था। और संयोग देखिए, जैसे ही मुक्तक हमने पढ़ा कवि सम्मेलन में, तुरंत लिखा, वहां पढ़ा और तुरंत उनका मैसेज आ गया, नंबर भी मिल गया। क्या बात है, क्या। तो मित्रों, ये बड़ी चमत्कारी रचना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कभी धोखे से आपके पास ऐसा कोई नंबर डिलीट हो जाए, तो आप अमित चौहान जी से संपर्क करिए। हो सकता है इसका जो प्रभाव है वो काम कर जाए और आपका भी जो गुम हुआ नंबर है वो आपको वापस मिल जाए। बड़ा अच्छा लगा आपने जो अपनी रचनाएं सुनाई, जो 2 मुक्तक सुनाए, बड़ा अच्छा। आपने समसामयिक जो एक पकड़ा हुआ है, लोगों की नब्ज पकड़ी हुई है। आप सीधे सीधे लोगों से कनेक्ट हो जाते होंगे, खासकर जो युवा लोग हैं, बड़े जल्दी प्रयास करते हैं कनेक्ट होने का। बाकी तो ये बताइए, आपने श्रृंगार से शुरू किया, आप हास्य व्यंग में आए,
इसमें अगर वैसे देखा जाए, मतलब जो एक होता है ना कि अपने मन की बात, तो आपके मन के नजदीक क्या है? वो श्रृंगार है या फिर वो हास्य व्यंग है? नहीं, अब तो हास्य आ गया। अब हास्य आ गया। अब हास्य आ गया। अब श्रृंगार में नहीं मन लगता है। अच्छा, जी। श्रृंगार में मन नहीं लगता। तो ये बताइए, श्रृंगार में मन नहीं लगता और हास्य व्यंग आप लिखते हैं। हास्य व्यंग लोग कहते हैं बड़ा कठिन होता है, जितना हमें किसी को सुन के हम ठहाका लगा लेते हैं उतना आसान होता नहीं है। क्या आपको लगता है इस बारे में कि हास्य बहुत कठिन नहीं है? हास्य में बस लोग अपना दिमाग ना लगाएं। हास्य में अगर आप अपना दिमाग लगा देंगे तब वो कठिन हो जाएगा, वरना हास्य तो हमारे आसपास में बिखरा पड़ा है, काफी हास्य है। लेकिन हास्य में हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगा देते हैं। लगाइए दिमाग, आप ओज में लगाइए, श्रृंगार में लगाइए। श्रृंगार में दिल भी लगता है, ऐसा नहीं है सिर्फ दिमाग नहीं लगता। लेकिन वो हास्य में आप दिमाग मत लगाइए, बिना दिमाग फ्री होकर के आप काम करिए, तब हास्य अच्छा लिखेंगे। अच्छा, जैसे हम साहित्य की तरफ बढ़ते हैं, हम अच्छा साहित्य लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने लोग हुए हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हुए हैं, उनको लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हास्य व्यंग में आपने इस धारा को अपना रखा है, तो इसके लिए आप इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसको और मजबूत बनाए, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए क्या, हमारे जो पुराने कवि हुए हैं, बुजुर्ग, और जो वर्तमान में हैं भी, उनकी रचनाओं को यूट्यूब के माध्यम से सुनना, या उनकी किताबें जो निकली हुई हैं उनको पढ़ना, या जब कभी समय मिलता है तो उनके पास 2-4 मिनट के लिए बैठना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और इससे सीख भी मिलती है। और बातों ही बातों में वो बहुत कुछ सिखा भी देते हैं हम लोग। क्या हुआ? ये है। तो ऐसे में आपके मन के नज़दीक कौन जो रचनाकार हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो पुराने नाम हैं और जो आपको लगता हो कि हाँ, इनसे एक वास्तव में सार्थक तरीके से कुछ सीखा जा सकता है? हास्य में तो पुराने नाम जैसे काका हाथरसी जी, और आपके जो वर्तमान में इसमें सुरेंद्र शर्मा जी भी हैं, वो नाम भी एक बहुत आगे हैं। और तमाम सारे ऐसे नवोदित रचनाकार भी हैं जो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल नवोदित रचनाकारों की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब जैसे बहुत से, जैसे हम बुजुर्ग कवियों से सीखते हैं, और जो नए कवि आते हैं वो भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो आप उनसे भी लगातार, जब आप मंचों पर होते हैं या आपका उनके साथ कहीं बैठना होता है, तो आप उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। क्या बात है मित्रों, तो ये सीखना भी जारी रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ कविताएं भी आपके बीच तक पहुँचती रहें। तो हमारा एक और अनुरोध अमित जी आपसे कि आप और कुछ सुनाएं हमारे साथियों को, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक कुछ और आपकी कविता के रूप में पहुँचे। बिल्कुल। एक कविता है जी कि देखिए, हमने ओज का इस्तेमाल कैसे किया है हास्य में। आपने ओज का इस्तेमाल हास्य में? हाँ, ओज में लिखा है, ओज और हास्य मिक्स लिखा है। बहुत सुंदर। जो लोग सीमा पर मरते हैं, जो लोग सीमा पर मरते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। जो लोग सीमा पर मरते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, भाई साहब हम बहुत डरते हैं। आहा। जो लोग सीमा पर मरते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, भाई साहब हम बहुत डरते हैं। हमारे यहाँ एक सीमा जिन पर नजर थी पूरे टोला की। हमारे यहाँ एक सीमा जिन पर नजर थी पूरे टोला की, हम मरते थे उन पर जब हम थे 18 और वो 16 की। क्या बात है। हम मरते थे उन पर जब हम थे 18 और वो 16 की। एक दिन उनके भाई ने देखा, एक दिन उनके भाई ने देखा, और इतना पूजा 7-8 दिन तक रहा मेरा मुंह सूजा 7-8 दिन तक रहा मेरा मुंह सूजा। और उसकी मार से हम सिहर गए। क्या बताएं, बहुत ज्यादा डर गए। फौरन ही हम अपने घर गए। भाई साहब तब से सुधर गए। भाई साहब तब से सुधर गए। तो वाकई में आप तब से सुधर गए? जी हाँ, तब से सुधर गए हैं। तो और हर व्यक्ति को सुधर जाना चाहिए जब ऐसा समय आए तो सुधर के ही रहें। और आप, ये बड़ा अच्छा आपने सुना है कि आपने हास्य में ओज को लाने की कोशिश करी, और जो आपका हास्य था वो मौलिक बना रहा, और हास्य ने अपना प्रभाव छोड़ा। मुझे तो बड़ा मजा आया। बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसे, मतलब मुझे तो लगता है कैसे आप सोच लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं इतना बढ़िया, कैसे, मतलब ये कहाँ से थॉट आपको मिल जाते हैं? अरे ये सब बस बातों ही बातों में मिल जाते हैं। और बस ये है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं है हास्य में। दिमाग लगाओगे तो हास्य नहीं लिख पाओगे, तो फिर हास्य नहीं होगा बस। लेकिन ये है कि बातों ही बातों में थोड़ा बहुत तो ध्यान तो देना पड़ेगा। ये अच्छा, जब हम
साहित्य सृजना की तरफ बढ़ते हैं, हम गीत लिखते हैं, हम गज़ल लिखते हैं, हम छंद लिखते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसका एक निश्चित व्याकरण है उसको हमें उसका पालन करना चाहिए। जी लेकिन आप हास्य व्यंग्य में लिख रहे हैं, जी और हास्य व्यंग्य में जो आजकल चल रहा है तो उसमें तो लगभग सब फ्री होते हैं जी कि कुछ भी अपने स्टाइल से कहा और बोला। आपको क्या लगता है, आप इस विधा में आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी कि आप जो हास्य का एक सम्मानित स्तर है वो बनाए भी रखें और अपनी बात भी कह जाएं? जी, बहुत तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी। जो हास्य का स्तर आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मंच पर शुरुआत ज़्यादातर चुटकुलों से होती है, हम्म। और चुटकुलों में आज तक यहाँ तक पहुँच गया है कि अश्लीलता तक आने लगी है मंचों बिल्कुल। पर, जो कि कभी सम्मेलनीय मंचों पर नहीं होना चाहिए। हम्म। वो अपना लाफ्टर अलग चीज़ है हम्म। और तमाम जगह ठीक रहता है, लेकिन कभी सम्मेलनीय मंच पर साहित्यिक मंच, ये साहित्यिक मंच साहित्यिक है। ही रहे। हम्म। इस पर जो है अश्लील चुटकुले और ये फूहड़ता वाली कविताएं नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक ध्यान रहा तो हास्य में व्याकरण का भी ध्यान रखना चाहिए, होना चाहिए होना आपके हिसाब चाहिए। से, जो भी आप लिख जी, रहे हैं, जो भी रचना कर रहे हैं उसमें। व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ठीक ठाक। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, कैसे क्या अपने आप को, मतलब आपका स्तर मजबूत रहे जी और आप एक स्वस्थ हास्य लिख सकें, एक स्वस्थ मानसिकता वाला हास्य जो आपको सुन रहे हैं जी उन तक पहुंचे और वो कुछ ले करके जाएं, क्योंकि जी साहित्य का जो उद्देश्य होता है जी वो ये होता है कि सामने जो आपके जनमानस आपको सुन रहा है जी या जो पढ़ रहा है जी आपकी रचनाओं को, जी आपकी प्रतियों के, आपकी कृतियों के माध्यम से, जी तो वो एक अच्छा संदेश लेकर के जाए। जी उसके लिए आपने क्या सोचा है, हम कैसे क्या करेंगे? उसके लिए क्या है कि अपने जो पुराने रचनाकार हुए हैं, हम्म। जिनको एक अच्छा समाज ने भी सम्मान दिया है। हम्म। सरकार तो आजकल आप देख ही रहे हैं सम्मान देती ही है। हम्म। सरकार के साथ साथ अगर समाज सम्मान देता है हम्म। तो वो सम्मान वास्तव में सम्माननीय होता है। हम्म। तो ऐसे रचनाकारों को पढ़ना चाहिए, हम्म। उनके व्यक्तित्व को भी पढ़ना चाहिए, हम्म। और जो उन्होंने सामाजिक कार्य अच्छे किए हैं और साहित्यिक कार्य जो अच्छे किए हैं हम्म। उन पर भी एक नज़र डालनी चाहिए, वाह। और उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए, हम्म। और व्याकरण को भी पढ़ना चाहिए। वाह, बड़ा सुंदर आपने अपनी जो बातें हैं बिल्कुल बेबाकी से आप बता रहे हैं उनको, जो भी आपके मन में भाव हैं उनमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं मुझे लगता है शायद वही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ऐसे में हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ और आपकी एक कविता के रूप में उन तक पहुँचे, और वो भी चूंकि आप हास्य व्यंग्य के कवि हैं और लोगों को हंसने हंसाने का काम जी करते हैं, और आजकल की ज़िंदगी में अगर हमें थोड़ी सी हंसी मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाती है, जी और ये काम आप बखूबी कर रहे हैं। अभी आपके रचनाओं ने इस बात का परिचय दिया है। तो इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में क्यों ना कुछ और जी जुड़े और हमारे जो साथी हैं वो कुछ और हंसें। जी तो अगला छंद प्रस्तुत है आप लोगों के सम्मुख ज़रूर, स्वागत। कि एक रोज बेटा बोला देखो पापा हम सब, हाँ हाँ। एक रोज बेटा बोला देखो पापा हम सब, बिना कुछ किए ही अमीर बन जाएंगे। आहा। कि एक रोज बेटा बोला देखो पापा हम सब, बिना कुछ किए ही अमीर बन जाएंगे। क्या तो बात। इतने में कहा पुत्री ने कि देंगे धन्यवाद, भगवान जी को फूले न समाएंगे। आहा। तो हमने कहा कि बेटा वह सूत्र तो बताइए, हाँ। फोकट में जिससे अमीर बन पाएंगे। आहा। तो बेटा बोला पिताजी गणित वाले मास्टर जी पैसों को रुपयों में बदलना सिखाएंगे, वाह। पैसों को रुपयों में बदलना सिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मास्टर जी ऐसा सिखाएंगे और आप सीखिए तो निश्चित रूप से, अगर उसको समझेंगे तो निश्चित रूप से पैसे रुपए में भी बदलेंगे। जी बड़ी अच्छी रचना आपने सुनाई। एक बात और यहाँ पर मेरे मन में आ रही थी कि जब आप रचना करते हैं, आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे कवि मिलते हैं, और आप पब्लिक से इंटरेक्शन भी करते हैं। जी तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम कहाँ किस ऊंचाई तक पहुँचें और क्या करें कि हम लोगों से एक अलग पहचान बनाएं? जी देखिए, ऊंचाई पर पहुंचने का तो अंदाजा किसी को नहीं होता है। हम्म। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम्म। वो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, हम्म। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यह जो भी आप कर रहे हैं काम, हम्म। वो अपनी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ करते रहिए, हम्म। और उसमें किसी का अहित ना हो, हम्म। बस लोगों समाज का हित हो, हम्म। किसी का अहित ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना हो। हम्म। बस मेहनत और लगन के साथ अपना काम करते रहिए, आप एक ना एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप युवा रचनाकार हैं, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करिए कि आप इस फील्ड में ना आए होते, जी तो आप क्या कर रहे होते, या आपके क्या शौक होते, आप क्या बनते? कभी ऐसा आपको लगा कि साहब हम एक कलाकार हो गए, हम कवि बन गए, लेकिन अगर यहाँ ना होते तो शायद हम वहाँ होते? कभी इस बारे में ऐसा कुछ, क्योंकि जो रचना धर्मिता है आपकी वो जल्दी की ही शुरुआत है, जी जी तो इससे पहले क्या कुछ शौक थे आपके इसके अलावा?
शौक नहीं थे तभी इधर आए। अच्छा वही आ गए, अच्छा रहा, वरना कहीं के नहीं रहते। अच्छा इधर आ गए तो अच्छा रहा, इधर आ कम गए से कम तो एक रास्ता तो मिल गया हम्म कि हाँ हम वो करते हैं हम्म कविता। वाह। तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम कुछ सार्थक हो गया, नहीं तो अमित जी हमारे साथ हैं और पता नहीं आगे फिर क्या बनते, उसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो अमित जी आज कवि हैं और अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाए हुए हैं और लोगों में जाने जाते हैं अपने हास्य व्यंग्य की रचनाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम बातें कम करके हम आपकी रचनाओं को ज़्यादा सुनते रहें। हमें बराबर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ और चलता रहे, तो कुछ और हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए, कुछ और उन्हें सुनाइए। जी, एक छंद प्रस्तुत है वाह। कि एक बार हमसे भिखारी बोला, भूखा हूँ बहुत, कुछ खाया नहीं, आप कुछ दीजिए। हम्म कि एक बार हमसे भिखारी बोला, भूखा हूँ बहुत, कुछ खाया नहीं, आप कुछ दीजिए। हम्म अब कई दिन हो गए हैं, पेट में गया ना कुछ, मुझ पे रहम कर कुछ तो पसीजिए। आहा। तो हमने कहा कि 500 का नोट है हमारे पास। हाँ हाँ। तो हमने कहा है 500 का नोट है हमारे पास। हम्म वाह बोला खुले हैं हमारे पास, लीजिए। वाह। तो हमने कहा है मूर्ख क्यों बना रहे हो, उन्हीं खुले पैसों से खा पी के मौज कीजिए। वाह। उन्हीं खुले पैसों से खा पी के मौज कीजिए। क्या बात है, उन्हीं खुली पैसों से खा पी के मौज कीजिए, क्या बात है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपने एक फार्मूला दे दिया कि जो कोई ऐसे कभी कहीं मिले मित्रों, तो आप बिल्कुल ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि सामने वाला वाकई में कितना ज़रूरतमंद है और कितना नहीं। आपसे यहाँ पर एक बात और मेरे मन में आ रही है कि हम जानें कि जब आप इस फील्ड में आए, आपने देखा, और जहाँ तक देखा जाए तो पीलीभीत से लखनऊ तक का ये सफ़र है जी। जिसमें आपने यहाँ तक पहचान बनाई। तो छोटी जगहों से आने वाले लोग जब बड़े शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आसान होता है एक पहुंच बनाना, अपनी पहचान बनाना। जी। आपको क्या लगता है जब कोई छोटी जगह से निकलता है, कहीं किसी गांव देहात से निकलता है, उसके लिए कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है अपने नाम को एक पहचान दिलाना? देखिए, छोटी जगह से निकलना और निकलकर पहचान बनाना कठिन होता तो है। आपके लिए क्या कुछ ऐसा जी। कभी रहा? हाँ, तमाम दिक्कतें आईं, हम्म लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला मदद करता है हम्म और जब हर समाज में लोग अच्छे हों, हम्म शिक्षित लोग हों, हम्म तब व्यक्ति को इतनी दिक्कत नहीं होती है। हम्म अगर सभी अग्रजों और अनुजों का साथ बना रहता है हम्म तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। बाकी जगह की कोई वो नहीं होती है, सीमा नहीं होती है। बड़े से बड़े लोग जो आप देख लीजिए, जो उच्च पदों पर आसीन हैं, हम्म। वो एक छोटे से गांव से ही निकले हैं, वाह। कोई भी बड़ी जगह से नहीं निकला है। वो प्रतिभा चाहे अपना। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, चाहे आप अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, सब कहीं ना कहीं किसी गांव से ही निकले हैं। क्या बात। जी। तो यानी प्रतिभा अपना रास्ता बना जी। लेती है, आप भी इस बात को मानते जी हैं? जी जी, बिल्कुल। और आप उसी कदम पे चलते हुए देखिए आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं और लोगों में आप अपने हास्य व्यंग के जरिए अच्छी खासी पहचान बनाए हैं और जाने जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम चाहते हैं कि कुछ और पंक्तियां आपकी सुने, क्योंकि समय पूरी गति से भाग रहा है जी। और हमें वैसे तो बातचीत करते पता ही नहीं चला। हमारा मन कर हम लगातार आपकी रचनाएं सुनते रहें और जो हमारे साथी सुन रहे हैं वो ऐसे ही आपके जो छंद हैं, आपके जो मुक्तक हैं, उनको सुन के खूब हंसें और काव्य पाठ बहुत का बहुत आनंद धन्यवाद। लेते रहें। तो कुछ और जोड़िए इसमें और हमारे साथियों को कुछ आनंद दिलाइए। जी, एक सवैया प्रस्तुत है। वाह। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम चल रहा है और अभी 2-4 दिनों से धूप निकल रही है। 2-4 दिन पहले तो धूप ही नहीं निकलती थी। तो उसी पर एक सवैया है, प्रस्तुत है। वाह। कि आंगन मध्य पड़ी चार पाई है, तापे बिराजती है घर बाली। आहा। आंगन वाह। मध्य पड़ी चार पाई है, तापे बिराजती है घर वाली। वाह। है करते हंसी और ठट्टा सभी जन, नाचती आंगन है खुशहाली। वाह। तो छोटू जी चम्मच हाथ लिए मुस्काते हैं और बजाते हैं थाली। और कोसते हैं जिसे ग्रीष्म में हम, मीत सी शीत की धूप निराली। वाह। मीत सी शीत की धूप निराली। बिल्कुल, बड़ी सुंदर बात कही आपने। वाकई में शीत में तो ऐसे ही लगता है काश किसी तरह से धूप मिलती रहे, और अभी जो हालात हैं उसमें तो वाकई में बिल्कुल यही लगता है कि ये जो बिल्कुल ठिठुरन है जी, इस समय उससे बहुत गलन हो रही है। और आप तो पीलीभीत की तरफ से जी। आते हैं, वहाँ तो और ज़्यादा हालात खराब होते हैं। तराई का इलाका है और वहाँ से तो नेपाल पास में है हम्म। और पहाड़ों का इलाका है उधर। हम्म। हमारे पीलीभीत के बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं पहाड़ शुरू हो नेपाल के। जाते हैं। और शारदा जी भी के पास में है, और लखनऊ से जो गोमती निकलती हैं वो भी वो पीलीभीत। हमारे पीलीभीत से ही निकलती बिल्कुल। हैं। माधोटांडा के पास स्थित एक फुलहर झील है वहाँ से। जी। तो वहाँ पर जाना हुआ, देखना हुआ आपका? जी हाँ, उसके वहाँ तो उद्गम अक्सर। स्थल। जी जी। वाह। तो मित्रों,
हम बातें कर रहे हैं आज अभी हम लोगों ने जो बातें की हास्य व्यंग से जुड़ी, और हमने अमित चौहान जी की बातें सुनी, उनके जीवन यात्रा से बातें जो जुड़ी थी, साथ ही साथ उनकी कविताओं का आनंद भी लिया। अब समय धीरे धीरे भाग रहा है, तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो साथी युवा हैं और खासकर जो हास्य व्यंग के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, आप ही की तरह जो जिन्होंने कुछ सोचा नहीं और इस फील्ड में आना चाहते, तो वो एक कामयाबी तक पहुंचे, अपनी पहचान बनाएं, उसके लिए उन्हें आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव क्या कहता है, आदमी को, हर व्यक्ति को अपना ही अनुभव मिलता है। हाँ। दूसरे का अनुभव बहुत कम ही काम आता है। अच्छा। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आए तो उस क्षेत्र के बारे में थोड़े बहुत जानकारी जरूरी है, और उसके साथ साथ उस क्षेत्र के जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका साथ भी जरूरी है और उनका आशीर्वाद भी जरूरी है। वाह। इसी के साथ आप मेहनत करते रहिए और आप एक ना एक दिन सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। क्या बात है। तो चलते चलते हम चाहेंगे कि आपकी किसी रचना से ही हम समापन की ओर बढ़ें, तो आप अपना कुछ छंद, कोई मुक्तक या जो भी आपको याद आ रहा हो। जी बिल्कुल, एक छोटा सा गीत है, वाह, वह हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। गीत यानी ये श्रृंगार का गीत है? श्रृंगार या का फिर हास्य व्यंग से ही? नहीं, हास्य व्यंग का नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सीख है। अच्छा। वो सीख देने का प्रयास कर रहे हैं। वाह, अवश्य जी, स्वागत है। लालच के इस चकाचौंध में आडंबर से रिश्ता जोड़ लिया। लालच के इस चकाचौंध में आडंबर से रिश्ता जोड़ लिया। रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। लालच के इस चकाचौंध में आडंबर से रिश्ता जोड़ लिया। रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। तो पक्षी की कुंजित चहकों संग कण कण में हरियाली है। पक्षी की कुंजित चहकों संग कण कण में हरियाली है। हरी भरी है फसल यहाँ फिर बस्ती खाली खाली है। हरी भरी है फसल यहाँ फिर बस्ती खाली खाली है। फिर भी शहर की ओर सभी ने क्यों अपना मुख मोड़ दिया। रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। और अगला बंद है, अंतिम बंद, कि संस्कार भूले गांव के, संस्कृति ये तो थी ना भाई। संस्कार भूले गांव के, संस्कृति ये तो थी ना भाई। नेह प्रेम से विरक्त हुए यूं छाऊं वो पीपल की विसराई। क्या बात। पाश्चात्य सभ्यता के चलते, पाश्चात्य सभ्यता के चलते निज संस्कृति का गला मरोड़ दिया। रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। लालच के इस चकाचौंध में आडंबर से रिश्ता जोड़ लिया। रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। क्या बात है, गांव भी अपना छोड़ दिया। तो रोजगार के चक्कर में अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें लगता है कोशिश करना ठीक है रोजगार की, लेकिन अगर अपनी जड़ें मजबूत रहें और आप उनसे जुड़े रहें तो मुझे लगता है ये शायद एक बहुत ज़रूरी बात है हमारे जीवन में। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने समापन की ओर इस गीत को रखते हुए कहने की कोशिश करी। तो बड़ा अच्छा लगा आज आपसे जुड़ करके, हमें बड़ा मज़ा आया, आपकी रचनाओं ने बड़ा आनंदित किया। अब इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ पर अनुमति लेंगे हमारे सभी साथियों से, और साथ ही साथ आपको धन्यवाद देंगे कि आपने अपना समय दिया, हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए। ऐसे ही आप आते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही हमारे साथियों से जुड़ते रहिए। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, इसी के साथ आपसे भी अनुमति लूंगा मैं सुस्मित। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में एक और कलमकार के साथ, एक और कवि के साथ। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय घोष।